हेलो दोस्तों, मैं अंजनी तिवारी आप सबका केमिया वर्ड 247 पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जैसा कि बड़े दिनों के बाद हम लोगों ने एक नए प्लेटफॉर्म के साथ स्टार्टअप किया हुआ है, तो आप सबसे यही उम्मीद और आशा होगी कि आप सब आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आएगा, चलते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे यही उम्मीद हो रहेगी कि आप सब हमारे सेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें बात करनी है कि आज हम लोग किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब क्लास 12th में ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आप किसी भी बोर्ड में, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो या आईसीएसई बोर्ड के हो, आप किसी भी बोर्ड में जाते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीजें इन सबको समझना होता है। अब चलिए इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और किसे कहेंगे आप? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहेंगे कि दैट कंपाउंड विच हैव कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कंपाउंड्स विच हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब भाई ऐसा बॉन्ड हो जो किस नेचर का हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आपने पढ़ा होगा बॉन्ड्स के टाइप्स में। किसके बारे में पढ़ा होगा? बॉन्ड्स के टाइप्स में क्या पढ़ा होगा कि बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं भाई? मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो यहां पे आपको किसके बारे में समझना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यानी यहां पे आपको किसके बारे में समझना होगा? किस बॉन्ड के बारे में समझना होगा? कोऑर्डिनेट के बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? आपको याद होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा फॉर्म होता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जैसे ही आप शेयरिंग कराते हो उससे जो बॉन्ड फॉर्म होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अब यहां पे आपको सबसे पहली चीज यहां पे क्या समझना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये क्या होते हैं। अब दो चीजें हमें समझना है, एक कॉम्प्लेक्स और दूसरा कोऑर्डिनेशन। अब एक बात दिमाग में आपको बैठाना है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जनरली ये भी किसकी तरह बिहेव करते हैं? एज लाइक अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या हो सकते हैं? डबल सॉल्ट हो सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बताएगा कि इनमें जो बॉन्ड टाइप होगा वो किस पे डिपेंडेंट होगा? कोऑर्डिनेशन पे। यानी अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर इनमें डिफरेंशियल कंडीशन आ जाए तो वो क्या कॉज कराता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है कि भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है और इससे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझनी होती है। आपको नेमिंग समझना होता है, आपको हाइब्रिडाइजेशन समझना होता है, आपको कई बेसिक प्रॉपर्टीज समझनी होती है। तो चलिए अब चलते हैं आपके मेन टॉपिक पे। आपको बेसिक प्रॉपर्टीज को समझाते हुए चलते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं। अब भाई जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आपको दो तरीके से डिफाइन करना है। एक नेचर आपको लेना है कि भाई आपने क्या कर दिया? ए बी सी, और यहां पे भी आप क्या ले सकते हैं? ए बी सी। अब मैंने ऐसे मेंशन कर दिया। अब मैंने क्या किया? ए को बाहर रखा, बी और सी को अंदर कर लिया। यहां पे ए और बी को अंदर कर लिया, सी को बाहर कर लिया। अब यहां पे आपको ध्यान क्या देना है? जो ये ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट, इससे जो बाहर आए उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटर्नल लिगेंड। क्या कहेंगे? एक्सटर्नल लिगेंड। अब यहां पे इनके टर्मिनोलॉजी को भी समझाते हैं, लेकिन अभी पहले आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी समझना है। तो जो बाहर है वो एक्सटर्नल हो गया ना, बाहर, एक्सटर्नल कंडीशन। तो जो बाहर से जुड़े उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल लिगेंड। अब यहां पे इस कंडीशन के लिए ए हमारा क्या होगा? एक्सटर्नल लिगेंड। अब इस कंडीशन के लिए हमारा सी क्या होगा? एक्सटर्नल लिगेंड। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज, ये जो लार्ज ब्रैकेट है, क्या है? लार्ज ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर
और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब कुछ कॉन्सेप्ट के लिए ये दोनों सेम होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट के लिए ये दोनों डिफर होते हैं। तो बस आपको यहां पे अभी तो ये मान के चलना है कि सेम है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब यहां से ये हो जाएगा तो यहां भी तो यही बात होगी, ये भी हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब दूसरी चीज आपको यहां समझनी है, दूसरी बात आपको क्या समझनी है कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी है, इससे जो पहला एलिमेंट अटैच होगा ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रल एटम। क्या कहेंगे, सेंट्रल एटम। अब यहां से यही कॉन्सेप्ट इसके लिए बात करते हैं, यहां पे ए क्या हो जाएगा हमारा, सेंट्रल एटम। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही ये हमारा यहां पे बी सेंट्रल एटम मिला, यहां ए हमारा सेंट्रल एटम मिल गया। अब बी से जो जुड़ा है या ए से जो इधर जुड़ा है, वही हमारा क्या होगा, लिगेंड। क्या होगा, लिगेंड। तो यहां पे लिगेंड क्या हो गया, बी, और यहां लिगेंड क्या हो गया, सी। तो अब आपको यहां से दो कंडीशन मिल गए। एक कंडीशन ये है जिसमें जो ए पोर्शन है वो कहां है, बाहर, और दूसरा कंडीशन ये मिला कि जिसमें हमारा ए कहां चला गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला गया, इसके बाद हमने क्या कहा कि ए जो बाहर होगा उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल लिगेंड। जो ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट, उसे हम लोगों ने क्या कहा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी। इस लार्ज ब्रैकेट से जो पहला एलिमेंट है उसी को हमने क्या कहा, सेंट्रल एटम। और इस सेंट्रल एटम से जो जुड़ा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आपको इसके अकॉर्डिंग एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई यहां पे एक्सटर्नल लिगेंड क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनके बारे में समझना है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे टर्म्स। किसके बारे में बात करेंगे, टर्म्स। और सबसे पहला टर्म हमारा क्या होगा, हमारा सबसे पहला टर्म होगा एक्सटर्नल लिगेंड। क्या होगा, एक्सटर्नल लिगेंड। अब एक्सटर्नल लिगेंड किसे कहोगे भाई, एक्सटर्नल लिगेंड किसे आप कहोगे, द एलिमेंट और ग्रुप, द एलिमेंट और मॉलिक्यूल attached with coordinate group molecule। क्या कहा गया कि ऐसे एलिमेंट और मॉलिक्यूल होंगे भाई जो जुड़े होंगे कोऑर्डिनेट ग्रुप से, किसके, मॉलिक्यूल के। अब इनमें क्या हो सकता है, एक्सटर्नल लिगेंड में भी कैटायनिक और एनायनिक। ये ध्यान देना है आपको, एक्सटर्नल लिगेंड में भी कैटायनिक और एनायनिक। अब कहा यह जा रहा है जो एक्सटर्नल लिगेंड है वो क्या हो सकता है, कैटायनिक हो सकता है। कैटायनिक कहने का मतलब क्या हो सकता है, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और एनायनिक कहने का मतलब क्या है, निगेटिव चार्ज। क्या है, निगेटिव चार्ज या माइनस चार्ज। अब भाई अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जिसमें एक्सटर्नल लिगेंड प्लस चार्ज को शो कराए, उसे हम किस कंडीशन में समझते हैं, कैटायनिक में। और जब निगेटिव चार्ज आता है तो हम लोग किस में समझते हैं, एनायनिक में। तो यहां से आपको दो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई कैटायनिक एंड एनायनिक का कॉन्सेप्ट, ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे अगर हमने कोई ग्रुप लिख दिया, जैसे मान लीजिए हमने लिखा a प्लस बी प्लस सी इस कॉन्सेप्ट में, और यहां पे मैंने लिख दिया ए बी और यहां पे क्या लिख दिया, सी। तो एक बात ध्यान देना है आपको कि अगर एक्सटर्नल लिगेंड फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, कहां जाए, फर्स्ट पोजीशन पे, तो इस समय एक्सटर्नल लिगेंड किस नेचर को शो करेगा, पॉजिटिव चार्ज को।
यानी आपको सीधा सा ऐसे याद रखना है, El इज प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन। किस पोजीशन पे आ रहा है? फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये क्या शो करेगा? सोज पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज शो कराएगा भाई? पॉजिटिव चार्ज। ये जरूर ध्यान देना है, आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर एक्सटर्नल लिगेंड हमारा फर्स्ट पोजीशन शो करते, यानी जैसे ये हमारा कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर आ जाए तो आप क्या कहोगे? अब भाई जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया K3FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब हमने ये ले लिया। अब अगर हम इसके चार्ज को अलग करें तब ये क्या होगा? ये टूटेगा ना भाई, ब्रेक करेगा ना, K3K प्लस और साथ में ये क्या बनाएगा? FeCN6 और यहां पे जो चार्ज होगा क्या होगा? 3 माइनस। अब कहने का मतलब क्या है कि ये जो K था पहले, इसके पास चार्ज क्या आया? प्लस आया, यानी ये किस नेचर को शो कर रहा है? केटायनिक नेचर को। ये बात क्लियर हो गई? यानी अगर केटायनिक नेचर की बात हो रही है तो आपको एक बात दिमाग में बैठा लेनी है कि एक्सटर्नल लिगेंड हमेशा कहां प्रेजेंट होगा? ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले प्रेजेंट होगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी से पहले। ये बात क्लियर हो गई? अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमारा क्या कहता है? एक्सटर्नल लिगेंड इज प्रेजेंट एट लास्ट पोजीशन। अब यहां पे ध्यान ये देना है, कहां प्रेजेंट है? लास्ट पोजीशन पर। तब ये क्या सोच करता है? क्या दर्शाता है भाई? सोच निगेटिव चार्ज। यानी अब इस समय ये कौन सा चार्ज शो करने लगेगा? निगेटिव चार्ज। यानी अगर पहले पोजीशन पे है तो पॉजिटिव दिखाना है आपको, लास्ट पोजीशन पे है तो आपको क्या दिखाना है? निगेटिव। तो जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट करते हो तो अब इसके लिए जैसे मान लेते हैं मैंने यही सिमिलर कंपाउंड लिया, लेकिन यहां पे मैंने क्या लिख दिया? 3Cl या Cl3। अब यहां पे या क्या करेंगे आप? हेक्सासाइनोफेरियम, उसके बाद लास्ट में क्लोराइड। ये नेमिंग से अभी तो हमें नहीं समझना है, अभी हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्सटर्नल लिगेंड पॉजिटिव कब हो रहा है और निगेटिव कब हो रहा है। तो यहां पे जैसे ही आप इसे ब्रेक करेंगे तो आप क्या ब्रेक करेंगे भाई? FeCN6 और यहां पे चार्ज क्या आ गया? 3 प्लस और प्लस 3Cl माइनस। अब यहां पे देखिए मैं बात कर रहा हूं एक्सटर्नल लिगेंड की। एक्सटर्नल लिगेंड में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि एक्सटर्नल लिगेंड का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। और लास्ट पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आ जा रहा है तो हम लोग क्या बता रहे हैं कि एक्सटर्नल लिगेंड किस नेचर का होगा? निगेटिव नेचर का। ये बात क्लियर हो गई? तो यहां से आपको एक्सटर्नल लिगेंड का दो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। पहली बात तो हमें यह पता चल गई कि एक्सटर्नल लिगेंड क्या होता है, साथ ही साथ हमें यह बात पता चल गई कि एक्सटर्नल लिगेंड केटायनिक कब होगा और एनायनिक कब होगा। केटायनिक कब होगा? जब ये फर्स्ट पोजीशन पे हो। एनायनिक कब होगा? जब ये लास्ट पोजीशन पे हो। तो केटायनिक एंड एनायनिक ये दोनों कंडीशन क्या करते हैं? सिमिलर पोजीशन से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? बस हमें ये ध्यान देना होता है पोजीशनिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है भाई? पहला हमने बात कर लिया एक्सटर्नल लिगेंड। अब दूसरी बात हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कब कहेंगे भाई? एक्सटर्नल लिगेंड El। एक्सटर्नल लिगेंड को मैं क्या लिख रहा हूं भाई? El लिख रहा हूं। E फॉर एक्सटर्नल, L फॉर लिगेंड। एक्सटर्नल लिगेंड विथ कोऑर्डिनेट बॉन्डेड मॉलिक्यूल shows a specialized large bracket। ये जरूर दिमाग में बैठाइएगा,
ब्रैकेट क्या होना चाहिए, लार्ज। क्या होना चाहिए, लार्ज ब्रैकेट। कैसा होना चाहिए, लार्ज ब्रैकेट। दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब मैंने क्या कह दिया भाई, थोड़ा सा दिमाग यहां लगाइए। मैंने कहा कि अगर एक्सटर्नल लिगेंड किसके साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्डेड मॉलिक्यूल के साथ क्या फॉर्म करता है, लार्ज ब्रैकेट बनाता है। तो इसी लार्ज ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कहने का मतलब क्या है, मैंने ए बी सी का ये कॉन्सेप्ट ले लिया। अब जब ये तीनों मिल गए, इस समय ये क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। अब इस कंपाउंड में ये जो लार्ज ब्रैकेट है ना, ये वाला, यही क्या कहलाएगा, हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब यही थोड़ी सी डिफरेंशिएशन करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। क्या होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जब हम इन्हीं ग्रुप को, इन्हीं कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं आयनिक पोजीशन में। यानी अगर मैंने इसे ऐसे लिख दिया, A प्लस बी सी माइनस, अब यहां पे ये जो चार्ज की वजह से बनने लगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या डिफरेंस है, अगर होल कंपाउंड हो तो हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अगर स्मॉल पार्ट होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए भाई, किसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, थर्ड वन, सेंट्रल एटम। क्या होगा, सेंट्रल एटम। अब यहां पे जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, ये बोर्ड, आईआईटी, नीट, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही परफेक्ट कंडीशंस हैं, जिन्हें आपको हर एक एग्जाम में देखना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है। तो हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। तो सेंट्रल एटम आप किसे कहोगे, द मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक। एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, यानी मॉलिक्यूल या एलिमेंट हो, किसके हो, डी ब्लॉक के हो। यह कंपलसरी याद रखना है आपको। ब्लॉक कौन सा होना चाहिए, डी ब्लॉक। एंड अटैच्ड at a first position, at a first position of coordination sphere। coordination sphere किससे अटैच हो, फर्स्ट पोजीशन पे, किसके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। क्या कहलाएंगे, दैट इज नोन एज सेंट्रल एटम। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ऐसे मॉलिक्यूल और एटम, एलिमेंट जो किसके हो, किस ब्लॉक के हो, डी ब्लॉक के हो, और जो अटैच्ड हो, जुड़े हो, किससे, फर्स्ट पोजीशन से। कहां, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम कहते हैं। अब भाई जैसे मान लेते हैं मैंने ए बी सी ऐसे लिखा, या मैंने ए बी सी ऐसे लिखा। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये वाला पोजीशन, अब इसका फर्स्ट पोजीशन कौन होगा, ये होगा। ये कौन सा पोजीशन है, सेकेंड। अब यही हाल इसमें है, ये फर्स्ट पोजीशन और ये कौन है, सेकेंड पोजीशन। अब दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि भाई फर्स्ट पोजीशन में भी मैंने कहा है, कौन सा पोजीशन कहा है, फर्स्ट पोजीशन। तो ये फर्स्ट पोजीशन तो यही है ना, यहां के लिए बी और यहां के लिए क्या है, ए। यानी सीधा सा आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि ये जो लार्ज ब्रैकेट है, इससे जो पहला एलिमेंट जुड़ा होगा, यही हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम। इसका मतलब है कि यहां से ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सेंट्रल एटम।
दूसरी बात मैंने क्या कहा कि ये किस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि बेटा आपको एक बात दिमाग में बैठा लेनी है कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ऑर्बिटल होते हैं वो जनरली किसको फॉलो करते हैं? डी ऑर्बिटल को। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डी को ही, कुछ यस को भी करते हैं, कुछ पी को भी करते हैं। अब जैसे हाइब्रिडाइजेशन आप बात करोगे तो sp3 dsp2 दोनों कंडीशन में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, लेकिन आपको वहां पे फॉलो करना है ना कि sp3 आ कहां से रहा है, इलेक्ट्रॉन भरे कहां जा रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इलेक्ट्रॉन भरने के अकॉर्डिंग आप उस कॉन्सेप्ट को लेके जा रहे हो, वहां पे उस कॉन्सेप्ट को समझा रहे हो, तो वही हमारा क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं सेंट्रल एटम के बाद। अब जैसे कुछ एग्जांपल भी आप अगर देखना चाहो तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया K3Fe(CN6), तो यहां पे ये जो Fe है ये हमारा क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। अगर मान लेते हैं मैंने लिख दिया K2NiCl4, अब यहां से Ni क्या हो जाएगा? हमारा सेंट्रल एटम। यानी जो ये सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारा ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जो सेंट्रल एटम है ये किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है और किसकी वजह से नहीं। तो सेंट्रल एटम के लिए बस आपको एक बात दिमाग में रखना है कि भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर का फर्स्ट होना चाहिए और ये जनरली किस ब्लॉक को फॉलो करना चाहिए? डी ब्लॉक को। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है? लिगेंड। फोर्थ वन पॉइंट है क्या है? लिगेंड। अब लिगेंड किसे कहते हैं बेटा? ग्रुप अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम। ग्रुप अटैच्ड और बॉन्डेड विथ सेंट्रल एटम। अब मैंने क्या कहा कि ऐसे ग्रुप जो किससे जुड़े हों या बॉन्डेड हों, किससे बंधे हों? सेंट्रल एटम से। किससे बंधे हों? सेंट्रल एटम से। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। यानी अगर हम बात कर रहे हैं, अब ऐसे यहां मैं बात कर रहा हूं, ए हमारा क्या हो जाएगा? मैंने आपको बता दिया अभी कि ए हमारा क्या होगा? सेंट्रल एटम। और बी हमारा क्या हो जाएगा? तो बी हमारा क्या होगा? लिगेंड। क्यों? क्योंकि ए से बी क्या है? जुड़ा है। अगर ए से बी जुड़ा है तो बी हमारा क्या हो गया? लिगेंड। यानी सिंपल सी बात है, आपको एक बात दिमाग में बैठा लेनी है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसका पहला एलिमेंट हमारा सेंट्रल एटम होगा। इसके बाद जितने भी बच जाएं, 1 2 3 4 5 जितने भी इनफाइनाइट, सारे क्या होंगे? लिगेंड होंगे। ये बात क्लियर हो गई। यानी अगर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि लिगेंड क्या है, तो यहां पे आपको यह समझना होगा। अभी मैं टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इन सारे चीजों को आपको समझना है। अब क्योंकि थोड़ी सी चीजें ऐसी भी हैं कि जिन्हें आपको समझना आसानी से होता है, तो चलिए अब मैं यहीं पे टाइप्स ऑफ लिगेंड की भी बात कर लेता हूं। तो भाई जो लिगेंड के टाइप्स है, टाइप्स ऑफ लिगेंड, अब यहां पे लिगेंड को कई टाइप्स में आप डिराइव करते हो। जैसे पहला यूनिडेंटेड। अब सिंपल सा एक वर्ड याद रखना, बाइंडिंग साइड इज 1। क्या है? बाइंडिंग साइड इज 1, यानी केवल एक तरफ से जुड़े, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? यूनिडेंटेड। अब जैसे सीएन अगर जुड़ना होगा तो चाहे सी से जुड़ेगा चाहे एन से, लेकिन जुड़ेगा एक ही तरफ से। जो एक ही तरफ से जुड़े वो हमारा क्या होगा? यूनिडेंटेड। सीएन, सीएल, बीआर ये सारे क्या हैं? यूनिडेंटेड लिगेंड। जब हम बात करते हैं बाइडेंटेड की, यानी सिंपल सी एक बात आपको याद रखनी है, बाइंडिंग साइट इज 2। क्या याद रखना है? बाइंडिंग साइट इज 2। अब जिसकी बाइंडिंग साइट 2 हो जाए, अब इसमें NO2
N से भी जुड़ता है और O से भी जुड़ जाता है, इसलिए बाइंडिंग साइट क्या होती है? 2 होती है। CO3, EN, EDTA, ये सब क्या है? किसके एग्जाम्पल हैं? बाइडेंटेड के। अब इसी तरीके से आपको क्या समझना होता है? ट्राइडेंटेड। क्या समझना होता है? ट्राइडेंटेड। यानी सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है, बाइंडिंग साइट इज 3। बाइंडिंग साइट क्या होगा? 3 होगा, यानी 3 तरफ से ये जुड़ेगा। और इसी तरीके से टेट्राडेंटेड। अब यहां पे आप क्या कहेंगे कि बाइंडिंग साइट इज 4। बस आपको ये बाइंडिंग साइट के नेम के अकॉर्डिंग ये यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, और एक आपको समझना होता है हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड किसे आप कहोगे? बाइंडिंग साइट इज 6। ठीक है। अब यहां पे ये जो कंडीशन है, ये किसके अकॉर्डिंग बात होती है? बाइंडिंग साइट से। अब एक नेचर होता है, या तो यूनिडेंटेड हो, बाइडेंटेड हो, इससे हमें मतलब नहीं। एक नेचर होता है, थोड़ा सा इसे इस तरीके से समझते हैं, एक नेचर होता है भाई क्या? एम्बिडेंटेड। अब एम्बिडेंटेड किसे कहते हैं? जिसमें जो ग्रुप है, जो मॉलिक्यूल, अटैच मॉलिक्यूल है, उनका क्या हो सके? रीअरेंजमेंट। यानी अटैच्ड मॉलिक्यूल सोज, अटैच्ड मॉलिक्यूल्स सोज रीअरेंजमेंट। अटैच मॉलिक्यूल क्या शो करते हैं? रीअरेंजमेंट। यानी ये खुद से रीअरेंज करने लगते हैं, तो उन्हीं ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? एम्बिडेंटेड। अब जैसे साइनाइड है, साइनो ग्रुप, CN, यहां से कौन जुड़ रहा है भाई? CN। अगर यही आइसोसाइनाइड कह दें तो क्या जुड़ रहा है? NC। तो अब बताइए, पहले में क्या हो रहा है? C जुड़ रहा है, दूसरे में N जुड़ रहा है, यानी है तो ग्रुप वही ना, आगे पीछे पलट गया। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? एम्बिडेंटेड। अब ऐसे ही SCN, NCS। अब थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, NO2, ONO। अब कहने का मतलब है कि जो पहले जुड़े और दूसरे में उसका दूसरा कंडीशन आ जाए, तो उसी कंडीशन को हम लोग किसमें समझते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड में। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं लिगेंड के, फिर आपको क्या समझना होता है? अब आपको यहां पे समझना है कि भाई ये जो कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ध्यान देना है। 5th पॉइंट होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ लिगेंड attached with number of the number of central atom in unidentate form, dentate form। अब ये ध्यान देना है, मैंने क्या लिखा कि द नंबर ऑफ लिगेंड अटैच विद द नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन यूनिडेंटेड फॉर्म। अगर भाई यूनिडेंटेड फॉर्म में है तब तो ठीक है, अब बाइडेंटेड होता तब आप क्या करोगे? तो भाई ध्यान ये देना है, मान लेते हैं यूनिडेंटेड कंडीशन के लिए, अगर ऐसे समझ ले, हमने क्या लिखा? K3FeCN6 लिख दिया। अब यहां पे ये लिगेंड है ना, लिगेंड के नंबर कहा जा रहा है, द नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड। और CN को मैंने क्या बताया था? ये कैसा लिगेंड है? यूनिडेंटेड। CN कैसा है? यूनिडेंटेड। अब जैसे यूनिडेंटेड लिगेंड हो गया,
आपको यहां पे एक बात समझ में आ गई कि द नंबर ऑफ लिगेंड होगा और लिगेंड के नंबर कितने मेंशन है 6, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। यानी यहां से यूनिट एंटेड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो वैल्यू दी जाती है सेम होती है, जो वैल्यू होती है वही वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर यही कॉन्सेप्ट बाइडेंटेड के लिए होता, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया K3FE और EN2 EN3। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, EN क्या होता है बाइडेंटेड, क्या होता है बाइडेंटेड। अब जो बाइडेंटेड होता है इसमें क्या होता है द नंबर ऑफ लिगेंड, और बाई का मतलब क्या होता है 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहां पे वैल्यू क्या दिया हुआ है, नंबर क्या दिया हुआ है 3, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 2 एंड 3 2 जा 6, तो वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। बस नंबर ये इसके 3 थे लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 6 था। ये जरूर याद रखिएगा कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको ये बात क्लियर रखनी पड़ेगी कि जितने भी लिगेंड सेंट्रल एटम से अटैच्ड है अगर उन्हें यूनिट एंटेड फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर दें तो वही हमारा किसको रिप्रेजेंट कराता है कोऑर्डिनेशन नंबर को। यह बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल लेते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद आपको किसके बारे में समझना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद आपको समझना होता है हाइब्रिडाइजेशन और नेमिंग। तो ठीक है, अब आज के कॉन्सेप्ट में मैंने आप सबसे इन सारी बात के बारे में बात कर लिया है। अब आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन और नेमिंग के बारे में। तब तक आप सबसे यही उम्मीद और आशा होगी कि आप सबको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।